अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, जिस तरह के हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वही पीरियड नंबर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पिछले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ, बोथ इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। ठीक है, आज के वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है, ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनकी वेरिएशंस देखेंगे ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में भी। अच्छा, तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी एज द टर्म रिप्रेजेंट्स, देखो वी हैव टू टर्म्स हेयर, वन इज आयनाइजेशन। ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब होता है टू आयोनाइज, और आयोनाइज मीन्स के जब हम किसी एटम को आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। और एटम आयनिक स्टेट में तब कन्वर्ट होता है जब एटम इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के ऊपर एटम कन्वर्ट हो जाता है आयनिक स्टेट में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, दो तरह के प्रोसेसेस से हमारे पास आयन बनता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके रिजल्ट से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं केटाइन। सिमिलरली अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एनाइन है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो तब उसकी, देखो इलेक्ट्रॉन वो खुद ही लूज नहीं करेगा, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन खुद ही लूज नहीं होता, बल्कि इट नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टर्म हेयर इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो इट मीन्स टू आयोनाइज का क्या मतलब है, उससे इलेक्ट्रॉन को लूज कराना। किसी भी एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने इसकी आयनाइजेशन कर दी है। अब वो आयनाइजेशन खुद नहीं होगी, बल्कि वी हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी जो आप किसी भी एटम को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बन जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी of an element is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron of an isolated gaseous atom to form an ion। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये किसी भी एलिमेंट के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है which is required, जो हमें चाहिए होती है to remove the outermost electron। जब आप किसी एटम को आयोनाइज करेंगे तो आपने उसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है। सपोज ये हमारे पास कोई एटम है, दिस इज सपोज न्यूक्लियस एंड देयर आर 2 शेल इन दिस एटम। ये उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले उसके आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो एटम है वो किस फॉर्म में हो, वो गैसियस स्टेट में हो। और गैसियस स्टेट की कंडीशन इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो फिर तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और करीब होने की वजह से उनकी अपनी म्यूचुअल इंटरेक्शंस भी होती हैं, जिनकी वजह से अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी बजाय उसको आयोनाइज करने के पहले उन आयंस को, उन एटम्स को सेपरेट करने में लगेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप कहें कि ये सिर्फ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, बल्कि उसका सम पार्ट उसको सेपरेट करने में लग जाएगा ताकि पहले वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं, उनके दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन निकालने में वो एनर्जी लगाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे हम सही कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो कोई भी सेपरेटेड, मतलब जो गैसियस स्टेट में कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए
जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, अब सपोज किसी एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी क्या करेगी, मैग्नीशियम से उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देगी। देखो, जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज हो गया है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे कि ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन ये इसको हमने पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए प्रोवाइड की थी, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब ये जो आपके पास मैग्नीशियम +1 बन गया है, अगर आप ऐसे करें कि इस मैग्नीशियम +1 को फर्दर मजीद आयोनाइज करें, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है। अब आप क्या करें कि इसको फर्दर आप इससे दूसरा भी इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं, तो एक +1 तो पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से था, जब आप इससे दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 प्लस इसका मजीद आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और इस दौरान जो हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे वो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन उसके साथ हम क्या लिखेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब आगे ट्रेंड पे जाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपने उस एटम के नेचर को देखना है। कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहते। देखो, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट जो शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल या जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर अगर वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो इन दो कंडीशन में एटम स्टेबल होता है। तो हर एक एटम की कोशिश होती है कि वो या तो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले, कंप्लीटली फिल कर ले, या फिर उसे बिल्कुल खाली कर दे ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए। तो आपने उस एटम को देखना होता है कि वो किस पोजीशन को फेवर करता है, वो खुद को एम्प्टी करना चाहता है। देखो, अगर वो खुद को एम्प्टी करेगा तो वो तो अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही देना चाहेगा, तो उसको आयोनाइज करना आसान होगा। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली फिल करना चाहता है खुद को, तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी होगी, तो तब इस कंडीशन में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है जब आप आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बोथ इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द आयनाइजेशन एनर्जी वेरिएशन इन ग्रुप। अच्छा, वेरिएशन इन ग्रुप क्या है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन एनी ग्रुप। ये सपोज हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास जो एलिमेंट है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, देन वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रोंशियम। हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि पीरियड नंबर आपको इंडिकेट करके देता है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो अगर आप ग्रुप नंबर 1 को देखें, अच्छा, दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स कि इन सब के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो वी विल ड्रा 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एटम्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है हाइड्रोजन, तो इसमें एक शेल है। लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, तो इसमें 2 शेल होंगे। सिमिलरली सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 हो गए। पोटाशियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4, तो इसके आउटर शेल में 4 शेल होंगे, सॉरी इसमें 4 शेल होंगे। इसी तरह रुबीडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 5, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 5 होंगे। अच्छा, अब देखें, जब आप नीचे आते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना। पहले वाले में एक शेल है, फिर एंड में जब आप 7th पीरियड में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल उसमें 7th हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर नीचे हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो इट मीन्स कि जब हम नीचे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज होगा,
इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर हमने एटॉमिक रेडियस वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो शेल इन बिटवीन आते हैं, जिस तरह ये फर्स्ट शेल है, सेकंड है और थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड के दरमियान जो सेकंड शेल आ रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले और अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उस रिपल्शन के रिजल्ट से जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा अपनी पोजीशन से दूर चले जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ शेल बीच में वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस के दरमियान बढ़ते जाएंगे, तो उतनी ही शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगी, ये रिपल्शन इंक्रीज होगी और इस रिपल्शन को हम क्या कहेंगे कि ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो नीचे जाते हुए आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। अब मैंने आपको ये बताया है कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। देखो, अगर आप इनके जनरल ट्रेंड को देखें तो इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर चले गए हैं। तो न्यूक्लियस से खुद जो देखो शील्डिंग इफेक्ट आ गया है, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं, तो न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल के ऊपर कंट्रोल उसका थोड़ा सा कम हो गया है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से निकल सकता है बिकॉज इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कम हो गई है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन इसका इफेक्ट ओवरऑल जब हम नीचे आते हैं तो वो कम होता जाता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, इसकी पहुंच बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ जाती है, यहाँ पे इसकी पहुंच वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट है तो इसकी पहुंच ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता, जबकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो आसानी से निकल सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और उसके रिजल्ट से क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा, वो कम होती जाएगी। जब हम नीचे आएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं ना, जब आप आसानी से निकाल सकते हैं इट मीन्स कि आपको कम एनर्जी उसे देनी पड़ रही है, तो इट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गया है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप के when we go from top to bottom in the periodic table then the ionization energy decreases। वेरिएशन ग्रुप क्या है, ionization energy decreases when we go down the group। अच्छा, अब हम देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड क्या है कि अगर आप थर्ड पीरियड, जिस तरह हम थर्ड पीरियड को ही इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो इसमें क्या रहा है, सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। सो दिस आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3। अच्छा, पीरियड नंबर 3 में सबका पीरियड नंबर 3 है, तो इट मीन्स के सब में कितने शेल होंगे, 3 नंबर ऑफ शेल सब में 3 ही होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स वो कांस्टेंट है सब में। जब नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि बीच में ऐसा नहीं है कि एक में 2 शेल है दूसरे में 3 है तो वो रिपल्शन कम ज्यादा हो सके, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी इंटरमीडिएट शेल एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो सबका शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ शेल्स देखो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर इन द सेम शेल, इंटर इन द थर्ड शेल। इसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, तो थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3, तो थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ग्रुप नंबर चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। देखें यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है,
क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो है नहीं और आप सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाने के लिए 17 प्रोटॉन मौजूद है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाने के लिए 11 प्रोटॉन मौजूद है। तो जाहिर बात है 17 प्रोटॉन का फोर्स ज्यादा होगा, 11 प्रोटॉन का फोर्स कम होगा। तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से आप देख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन करीब आ रहे हैं न्यूक्लियस की, उसकी श्रिंकेज हो रही है। तो हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा। देखो जनरल सी बात है कि एटम अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन, आपने आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालना है और इलेक्ट्रॉन किसके कंट्रोल में है, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अब वो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, उसकी नज़र ज़्यादा होगी उसके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा तो वो आप आसानी से निकाल सकेंगे, उसको हमें कम एनर्जी देनी होगी। ठीक है, सो अगर आप सोडियम और क्लोरीन के एटम्स को उसमें डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम लग रही है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा, जबकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना हमें आसान हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा आ रही है। इट हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी दैन sodium. So it means that when we move from left to right in the periodic table, the ionization energy increases. इनकी ज़्यादा है ना, इनकी कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरा, अगर आप सिंपली नेचर ऑफ द एटम्स को भी देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोई एटम तब स्टेबल होता है अगर उसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या फिर वो एम्प्टी हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबका थर्ड शेल चल रहा है, थर्ड शेल को कंप्लीट होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम फर्दर जाएं तो क्लोरीन के पास, या अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, अगर S और P को हम कंसिडर करते हैं तो उनको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं तो इधर थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट होने के लिए फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए आसान है। तो ये खुद भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लोरीन को देखें तो उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और आप इससे अगर लूज करवाना चाहेंगे देन यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू इट, ठीक है। सो इस बात से भी यही पता चलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये ट्रेंड हो गया है आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में कि when we move from top to bottom in the periodic table the ionization energy decreases, and when we move from left to right in the periodic table the ionization energy increases when we go from left to right in periodic table. ठीक है, ये हो गया है आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी। पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया कि क्या है। वो एनर्जी है जो हम किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और वो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर सेकंड हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब वेरिएशन देखने के लिए फिर हमें नेचर ऑफ द एटम को देखना है कि उस एटम का आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। और दूसरा हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखेंगे लाइक नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस। इसके बाद फिर अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और ट्रेंड of electronegativity in periods and in groups क्या होता है। Okay, so now let us go towards our next topic, that is trend in electronegativity। ठीक है, electronegativity का जो टॉपिक है दिस इज आल्सो रिलेटेड विद आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलमोस्ट वही चीज़ें इसमें रिपीट होंगी जो हमने अभी आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ ली हैं।
पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या है? दिस इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract a shared pair of electrons towards itself. It's called electronegativity. ठीक है, ये क्या चीज है? इसमें आपको डिफिनेशन में बताया हुआ है कि ये किसी भी एटम की वो रिलेटिव टेंडेंसी है, वो एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। ठीक है, तो किसी भी एटम की ये टेंडेंसी, ये एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। जब एटम मिलते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, तो तब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और तब हम कहते हैं कि इनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम HCl की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो HCl में क्या है? वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। Hydrogen need one electron to complete its outer shell. Similarly, chlorine also need one electron to complete its outer shell. तो क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो उसके आउटर शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। सिमिलरली, क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ सेवंथ ग्रुप, उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट होने के लिए उसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस शेल को पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, तो क्या होगा कि एक की भी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, दूसरे की भी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। लेकिन अब क्या है कि दिस आर टू डिफरेंट एटम्स, वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है, उसकी अगर आप पावर देखें, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो इसके रिजल्ट से अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के दरमियान शेयर हुआ था, वो इधर सेंटर में होने के बजाय इट एग्जिस्ट समवेयर नियर टू क्लोरीन। ठीक है, ये यहाँ होने के बजाय कहाँ पर है? दिस इज नियर टू क्लोरीन, ड्यू टू विच देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्लोरीन की ये कैपेबिलिटी कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस टेंडेंसी को या इस कैपेबिलिटी या इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं कि ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए हैं, सो दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। पीरियोडिक टेबल में आप अगर जनरली किसी दो एटम्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर आपके पास किसी दो एटम्स का बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें कंपेयर करें, वो एलिमेंट्स जो इधर आपको लेफ्ट साइड पे मिलेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो उनके ऊपर आपने यूजुअली पॉजिटिव चार्ज लगाना होता है। सिमिलरली, अगर कोई ऐसा एटम है जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लोकेट करता है, तो उनके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगाना होता है, बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एलिमेंट। लेट्स सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल को हम ऐसे ड्रा करते हैं ना, HO एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो आप देखते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब मैंने क्या बताया है कि जो राइट साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे होंगे, उनके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाना होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जो इस साइड पे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यूजुअली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देखें, ऑक्सीजन की पोजीशन यहाँ पर है, सो वी विल राइट पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की लोकेशन इधर ग्रुप नंबर 1 में है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, मतलब दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि क्या है? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है,
So to attract the shared pair of electron more towards itself is known as electronegativity. ये हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं while moving from left to right or from top to bottom in the periodic table, तो इनमें क्या वेरिएशन आती हैं। So first we will look at the variation in group, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में इनकी वेरिएशन देखने के लिए हमने वही फैक्टर्स देखने होंगे जो कि हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने देखे हुए थे, ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह सिमिलर है। तो उन्हीं को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। while we move in a group, ठीक है, अगर हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया है, फर्स्ट ग्रुप में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन द लास्ट वन इज स्ट्रोंशियम। So when we move in group number 1, तो as I have told you कि फर्स्ट पीरियड है तो उसमें एक शेल होगा, सेकंड मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ शेल 2 हो गए हैं। अगर आपने कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड से लिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ शेल 3 होंगे। सिमिलरली अगर आप फोर्थ पीरियड से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ शेल भी 4 होंगे एंड सो ऑन। इसी तरह दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में होने का मतलब क्या है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में या वैलेंस शेल में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए या कंपेयर करने के लिए आपने उस एटम के नेचर को देखना होगा। कोई भी ऐसा एटम जिसका साइज कम हो, ठीक है, इफ वी हैव एनी एटम जिसका साइज कम है, छोटा है उसका साइज, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ज्यादा होती है। इट हैज डन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्योंकि देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्जेस की जरूरत होती है। तो अगर साइज कम होगा तो न्यूक्लियस उसके करीब होगा और एज ए रिजल्ट वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसका साइज बहुत बड़ा है तो उसके साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस उसमें चुप जाएगा, बहुत शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे। तो वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव जो पावर है उसको कम कर देंगे और एज ए रिजल्ट वो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा सकेंगे और हम क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी उसकी कम है। तो अब हम ग्रुप्स में कंपेयर करते हैं। ग्रुप्स में व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़ा कि एलिमेंट्स की नेचर क्या है कि उसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स के उसमें नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस फैक्टर के साथ साथ आपने ये भी देखा है इसमें कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रही है, मतलब जो सेंटर में आने वाले शेल हैं, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो आने वाले शेल हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और जाहिर बात है उन शेल्स में फिर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। सो नीचे जाते हुए बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सो दैट्स व्हाई शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। इसी तरह ओवरऑल उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में है या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसी मॉलिक्यूल के शेयर्ड तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी है, तो अगर उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस चुप रहा है, वो दूर जा रहा है। तो अगर वो दूर जाएगा तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा पावर नहीं लगा सकेगा और एज ए रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी वो कम हो गई है। So we will say that the electronegativity decreases when we go down the group in periodic table. ठीक है, so this is the overall effect of electronegativity when we go down the group. अच्छा, इसी तरह ये तो वेरिएशन हो गई है ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, जिसमें हमने क्या लिखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस while going down the group.
रीजन इसका क्या है? बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the nucleus per shared pair of electron. ठीक है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिक्रीज हो गई है, और उस डिक्रीज के होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई है. Next, we will go towards the variation of electronegativity in period. Variation of electronegativity in periods. So, period में variation देखने के लिए again we will take the example of period number 3 because we are discussing period number 3. Period number 3 के जो elements हैं उनमें हमारे पास क्या आता है? इट इंक्लूड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. ठीक है, ये पूरी सीरीज आ गई है. अच्छा, अब जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पढ़ लिया है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियड नंबर 3, तो उसमें क्या हो रहा है? दे ऑल बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3. ठीक है, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 3. सो इट मीन्स कि सब में 3 ही शेल होंगे, सब का जो लास्ट शेल है वो 12 ही होगा. और हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट. और इसके बाद फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने डिस्कस कर लिया है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शेल इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस. तो उसकी तरह जितनी बढ़ती जाएगी रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा. लेकिन इधर तो हम देख रहे हैं कि सब में वही 2 शेल है इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस. सो वी विल से दैट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन इन देम व्हाइल क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल. और similarly it also means that sodium has 11 proton while chlorine has 17 proton. तो यहाँ पे क्लोरीन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दिस इज बिकॉज ऑफ 17 प्रोटॉन, while in sodium this is because of 11 proton. So ultimately it means that the attractive power of 17 proton is greater than the attractive power of 11 proton. So हम क्या कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. और उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब आएगा. ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है ना, तो बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से वो ज्यादा उसके करीब आएगा. तो इट मीन्स के जब हम जाएंगे इस सीरीज में तो साइज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से साइज उसका कम होता जाएगा. इट मीन्स दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. ठीक है, सो व्हेन द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि जिनका साइज कम होगा उनका न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए. तो हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का क्या मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी एबिलिटी ज्यादा है. राइट वालों की ज्यादा है और लेफ्ट वालों की कैपेबिलिटी कम है. एक तो ये सीरीज हो गया है जिससे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होगा. दूसरा, अगर आप इनको जनरली भी देखें तो जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी के केस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसका इलेक्ट्रॉन या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या उसका जो शेल है वो एम्प्टी हो. ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज में देखें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोडियम में 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वाइल क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो ये वाले तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, जबकि जो राइट साइड वाले हैं दे वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन अगर उनको गेन करने के लिए नहीं मिल रहे कम्प्लीटली गेन करने के लिए
तो शेयर करने की इनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ये शेयर कर भी लेते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, बिकॉज दे वांट्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल, whether in the form of covalent bond or in the form of ionic bond। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वाइल जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स क्या हो गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases when we move from left to right in the periodic table। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड। इसके अलावा अगर आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल को देखें तो जिस तरह मैंने बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास क्या आता है, फ्लोरीन आता है जो सबसे एंड में आ रहा है। वी विल नॉट कंसिडर दिस नोबल गैसेस हेयर, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करते। दे आर नोबल गैसेस, दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमिना भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सो एक्सक्लूडिंग दिस नोबल गैसेस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वाइल अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सो ये हो गया है आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।